Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of April 2025. 7 अप्रैल 2025 का हिंदू एनालिसिस देखेंगे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है सिर्फ और सिर्फ तभी आप वीडियो को लाइक भी करें, है ना। वैसे हमने 150 का टारगेट बनाया था, कल आप लोगों ने पूरा नहीं किया, बट आई होप आज आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक ज़रूर करेंगे। कंटेंट अच्छा ही है ये तो देखो, मुझे ही पता है, आप तो क्या ही बताएंगे, लेकिन प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर इट ऑल्सो, क्योंकि उससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही प्यारे भी हैं, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो पम्बन ब्रिज की बात कर लेते हैं, विच हैज़ बिन कॉल्ड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अभी चेन्नई में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनाग्रेट की, मतलब स्पेशली तमिलनाडु में बहुत सारी चीज़ें इनाग्रेट की। एंड इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज उन्होंने बनवाया है। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज ये पाक स्ट्रेट के ऊपर बना है एट अ कॉस्ट ऑफ 531 करोड़। याद रखेगा, इसका नाम है पम्बन ब्रिज, पम्बन रेलवे ब्रिज, है ना। तो इट विल कनेक्ट द रामेश्वरम आइलैंड ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट विद रामनाथपुरम ऑन द मेनलैंड। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु कोस्ट का जो रामेश्वरम आइलैंड है उसको मेनलैंड के रामनाथपुरम से जोड़ा जाएगा। तो रामेश्वरम टू रामनाथपुरम, रामनाथपुरम आपका मेनलैंड में है और आपका रामेश्वरम आपका तमिलनाडु कोस्ट में है, ठीक है ना। तो इट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड बाय रेल विकास निगम लिमिटेड। ये भी याद रखिएगा कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसका कंस्ट्रक्शन करा है। याद रखिएगा, दिस इज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। एंड दिस स्ट्रक्चर हैज़ रिप्लेस द पहले डिफंक्ट एक ब्रिटिश एरा में इसमें ओल्ड पम्बन रेलवे ब्रिज था, एंड नाउ दिस हैज़ रिप्लेस दैट ओल्ड डिफंक्ट वन। एंड ये इन्हांस करेगा कनेक्टिविटी को और ट्रेड एंड टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा तमिलनाडु में। प्राइम मिनिस्टर ने इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रिजेस के बारे में बताया जो अभी रिसेंटली हुए हैं इनॉग्रेट। जैसे चिनाब रेलवे ब्रिज की बात की, वन ऑफ द हाईएस्ट रेलवे ब्रिजेस इन द वर्ल्ड है। इट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ। इसके अलावा अटल सेतु की बात की जो कि मुंबई में बनाया गया था, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। अटल सेतु इन मुंबई, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। इट हैज़ कम इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देन बोगीबील ब्रिज के बारे में बताया, द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। इट हैज़ बिन बिल्ट ओवर द ब्रह्मपुत्र इन असम, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बोगीबील बनाया गया है। इसके अलावा पम्बन ब्रिज जो बनाया है फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट स्पैन ब्रिज है, एंड ये कमीशन हुआ है यहाँ पे तमिलनाडु के लिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पम्बन ब्रिज। पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा, क्या इसकी स्पेशलिटी है समझ में आ गई होगी, पहले क्या था अब क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सेकंड, यहाँ पे एक फोटोग्राफ लिखा है, देखो लिखा है ना डेली बैटल, और इसके नीचे यहाँ पे देखो लिखा है अ वुमन कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम तेल रिवर। तेल रिवर लिखा हुआ है। एंड बात कर लेते हैं तेल रिवर क्या है। तो एक्चुअली तेल रिवर एक ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की। तो महानदी की बाकी ट्रिब्यूटरीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तेल रिवर याद रखेगा महानदी की ट्रिब्यूटरी है, बाकी ट्रिब्यूटरीज वो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में डिवाइड कर देता हूँ। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है महानदी की, शिवनाथ रिवर है, हसदेव रिवर है, ये दोनों छत्तीसगढ़ में ही ओरिजिनेट होती हैं। देन मांड रिवर है, इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़। देन इब रिवर है ना, इब रिवर है। एंड ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ओंग है, उड़ीसा में ओरिजिनेट होती है ओंग। तेल जो मैंने आपको बताया ये उड़ीसा में ओरिजिनेट होती है एंड ज्वाइन करती है महानदी को सोनपुर में, ठीक है। एंड देन जोंक रिवर, एक जोंक रिवर भी है तेल रिवर की ट्रिब्यूटरी, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तेल रिवर। जोंक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तेल रिवर। तो मैंने आपको काफ़ी फैक्ट्स बता दिए। नाम फिर से सुन लो, शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब रिवर, देन ओंग, तेल, जोंक, ये 3 नदियाँ याद है। जोंक हालांकि तेल की ट्रिब्यूटरी है, बट अल्टीमेटली मर्ज तो महानदी में ही होगी ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो, समझ में आ गया होगा। आगे आप बढ़ सकते हैं मेरे साथ, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। अब ये फोटोग्राफ भी आपको दिख रहा होगा, ये फोटोग्राफ है थैयाम परफॉर्म किया जा रहा है केरला में, है ना। तो थैयाम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थैयाम एक वाइब्रेंट एंशियंट रिचुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म है केरला का, विच इज़ पर्टिकुलरली पॉपुलर इन द नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कन्नूर एंड कासरगोड। तो कन्नूर और कासरगोड स्पेशली डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्म होता है थैयाम। ये वर्ड थैयाम जो है ड्राइव किया गया है दैवम शब्द से, दैवम यानी कि गॉड, दैवम शब्द से ही निकला है थैयाम। एंड परफॉर्मेंस जो होता है इट इज सीन एज अ डायरेक्ट चैनल टू द डिवाइन, डिवाइन के लिए चैनल करने के लिए ही ये किया जाता है। इट्स अ रिचुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म फ्रॉम केरला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में आप इसको याद कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे कौन से स्टेट में होता है क्या होता है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में आए हैं, प्लस यहाँ पे
इंडिया फ्रांस की एक एक्सरसाइज के बारे में मेंशन था। सबसे पहले तो ऑथर ने कहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है दे आर की टू विनिंग द बैटल्स एट सी, है ना। तो यहाँ पे दे आर की टू विनिंग बैटल्स एट सी, इसकी बात चल रही है एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, ठीक है ना। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी बैटल को जीतने के लिए। इंडिया में भी एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। INS विक्रांत इज समथिंग विच इज़ इंडिजिनस टू इंडियंस एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में। एंड इंडिया ने एक प्रपोजल और दिया है, इंडियन नेवी ने एक प्रपोजल और दिया कि सेकंड आप इंडिजिनस आप डेवलप करो, सेकंड इंडिजिनस डेवलप करो, जिसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की परमिशन अभी लगेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए कि इसको हेड कौन करता है, तो उसको हेड करता है डिफेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड कौन करता है, तो डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करता है। एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी होती है, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहीं पूछे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है, तो इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड कौन करता है, तो उसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इस आर्टिकल में एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर का भी नाम लिखा है, जिसका नाम है चार्ल्स डी गॉल। याद रखिए, चार्ल्स डी गॉल या चार्ल्स डी गॉले, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, स्पेलिंग से मैटर है। ये गॉली आप पढ़ते हैं, गॉले पढ़ते हैं, या आप जो पढ़ते हैं चलेगा, है ना। कल किसी ने प्रोमाइलोसेटिक का मेरे को बता दिया, देखो मैंने अब गलती नहीं की, है ना। तो इस तरीके से आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी भी अंग्रेज़ी थोड़ा अच्छी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज के बारे में आपको बता दूं, एक्सरसाइज वरुण याद रखेगा, इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी की एक्सरसाइज वरुण फ्रेंच एक्सरसाइज फ्रेंच के साथ है, ठीक है ना। तो ये वरुण पूछा जा सकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा चाइनीज नेवी के भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नाम थे लियाओनिंग एंड शेंडोंग, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये चाइनीज नेवी के आपके एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग एंड शेंडोंग, एक और है शेंडोंग, और एक तीसरा जो है फ्यूजियान, एक और है फ्यूजियान भी है, ठीक है। देयर इज अ थर्ड वन विच इज नोन एज ये फ्यूजियान, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड फोर्थ वन एक न्यूक्लियर पावर जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेमाग्लूटाइड रिड्यूसेस द कार्डियोवास्कुलर इवेंट रिस्क इन डायबिटीज़ पेशेंट्स। अब यहाँ पे एक दवाई के बारे में मेंशन है जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड। याद रखिएगा, पहले इसको क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट के लिए अप्रूवल मिल चुका है ऑलरेडी। नाउ अ न्यू थिंग हैज़ बीन एडेड टू दिस, है ना। सेमाग्लूटाइड में एक नई चीज़ जोड़ दी गई कि सेमाग्लूटाइड जो है इट कैन कंट्रोल द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, जिसको मेस कहा जाता है, MACE कहते हैं। लेट मी गिव यू दैट। ये देखो लिखा है ना MACE। मेस क्या होता है? मेस का फुल फॉर्म होता है आपका मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, ठीक है ना। तो मैं भी देख लूँ, मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स याद रखिएगा। मेस का फुल फॉर्म क्या होता है? मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि डायबिटीज़ में दो चीज़ें इफेक्ट और हो सकती हैं। जैसे आइस तो नॉर्मली सब जानते हैं, लेकिन आपको पता है हार्ट और किडनी भी आपकी इन्फेक्ट हो सकती है, जिसमें क्रॉनिक किडनी और क्रॉनिक हार्ट डिसीजेज ये दोनों हैं, ठीक है। तो अभी टेस्टिंग की गई थी जिसमें सेमाग्लूटाइड अगर आप लेते हैं तो इट कैन रिड्यूस द मेजर एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, ठीक है ना। इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ बोथ, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सेमाग्लूटाइड मैंने और बताया ऑलरेडी आपको, ये वेट लॉस में अप्रूवल मिल चुका है इसको, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे वेस्ट अफ्रीका चिम्स आर लूजिंग देयर कल्चर इन अनदर ह्यूमन लीगेसी। यहाँ वेस्ट अफ्रीकन चिम्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको ताई चिंपैंजी कहा जाता है, ताई चिंपैंजी प्रोजेक्ट। ये कोट d'Ivoire में हुआ, जिसने पहले तो 4 डायलेक्ट बताए जो कि मेल चिंपैंजीज यूज़ करते थे, जिसमें इसमें पता चला एक हील किक वो करते हैं, एक नकल नॉक करते हैं, देन लीफ क्लिप एंड ब्रांच शेक। ये अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, इनके कल्चरल मैकेनिज्म्स हैं जिससे ये मेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। न केवल कम्युनिकेट करते हैं बल्कि सीक्रेटली फीमेल्स को अलर्ट करने का और फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का भी काम किया जाता था इसी के थ्रू। बट काफ़ी ह्यूमंस का इम्पैक्ट हुआ चिंपैंजीज कल्चर में। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि लीगल हंटिंग, पोचिंग, लॉगिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं चिंपैंजीज और उनके कल्चरल ट्रेडिशन को इम्पैक्ट कर रही है। ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे
कल्चरल बिहेवियर्स लाइक जो आपका नकल नॉक है, नकल नॉक जो है इट हैज़ डिसअपियर्ड फ्रॉम द नदर्न कम्युनिटी ड्यू टू लॉस ऑफ एडल्ट मेल्स, है ना। तो ये 1999 से ये नकल नॉक डायलेक्ट देखने को ही नहीं मिल रही, क्योंकि सारे मेल्स ही निपट गए उस कम्युनिटी के। तो मेल चिंपैंजीज निपट गए। कोट आइडिवर में ये ताई चिंपैंजी प्रोजेक्ट चल रहा था जो, तो दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये ताई चिंपैंजी प्रोजेक्ट जो है वो ताई नेशनल पार्क जो है कोट आइडिवर का, वहीं पे ये हुआ है, तो ये इसका नाम ताई चिंपैंजी, ये भी याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। देन प्रिस्क्राइब प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर हेल्दी इंडिया। यहाँ पे बात चल रही है प्रिवेंटिव मेडिकेशन की। देखो, दो तरीके के मेडिकेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका रिएक्टिव मेडिकेशन। रिएक्टिव मेडिकेशन मतलब द मेडिकेशन विच इज़ गिवन एज अ रिएक्शन, ठीक है। एज अ रिएक्शन मतलब कि आपको कुछ हुआ और हम उसके रिएक्शन में हमने आपको मेडिकेशन दे दी। देन एक होती है प्रिवेंटिव मेडिकेशन। प्रिवेंटिव मेडिकेशन का मतलब होता है कि भाई ऐसी चीज़ें जो आपको प्रिवेंट करें डिसीज़ होने से। अभी डायरेक्टली मेडिसिन ही नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि प्रिवेंटिव मेडिकेशन में आती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव मेडिकेशन किस केस में पॉसिबल है। तो ऑथर ने कहा ये पॉसिबल है केवल आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में, है ना। ऑब्वियस सी बात है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होती हैं वही आपकी प्रिवेंटिव हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंटिव कैसे हो, तो क्यूरेटिव ही होंगे ना। रिएक्टिव को क्यूरेटिव ही कहा जाता है, मतलब क्योर करने के लिए, जिसमें आपका मेन एम है क्योर करना, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि भैया 22% इंडियंस जो हैं ओवर 30 ईयर्स के दे आर एट अ रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम एन एनसीडी बिफोर द हिट द एज ऑफ 70। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना। इसके अलावा ऑथर ने भी कहा कि हार्ट डिसीजेस काफ़ी कॉमन हो गई हैं। 30-40 साल के लड़कों को, 20-25 साल के लड़कों लड़कियों को सबको होने लगा ये। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया, देखो इससे हेल्थ लॉस, जान का लॉस तो है ही, प्लस माल का लॉस भी है। माल का लॉस मतलब कि इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा है ना। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी, इसमें बताया कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑथर ने आप कहा कैसे इसको दूर कर सकते हैं। सबसे पहले ऑथर ने कहा प्रिवेंटिव मेडिकेशन। प्रिवेंटिव क्या होता है बेसिकली, ये होती क्यों डिसीजेस नॉन कम्युनिकेबल, ये होती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण, अनहेल्दी डाइट के कारण, टोबैको और अल्कोहल यूज़ के कारण होती है, पोल्यूशन के कारण होती है ना, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण होती है। तो ऑथर ने कहा यही सारे रीजंस हैं इन सारी डिसीजेस के होने के। तो अगर एक एक करके हम इनको टारगेट कर लें तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प अ लॉट। अब टारगेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कह दिया भैया कि जब प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ दो ना। तो फर्स्ट लीव सेडेंट्री लाइफस्टाइल, थोड़ा वर्किंग को बढ़ाओ। सेडेंट्री मतलब ऐसे बैठे रहने वाली, वर्किंग को बढ़ाओ, इंक्रीज़ करो, अपने एक्सरसाइज के टाइम को बढ़ाओ, साइकिलिंग करो, थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें करो। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जैसे आप डाइट अपनी प्रॉपर प्लान करके लो, डाइट प्रॉपर लो, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करो, फ्रूट्स वेजिटेबल रिच डाइट लो, है ना। लोअर इन शुगर सॉल्ट एंड अनहेल्दी फैट्स मत खाओ, सॉल्ट एंड शुगर कम करो। देन ऑथर ने कहा कि भाई एयर पोल्यूशन भी आपको कम कर सकते हो, ये भी अपना ये इट विल ऑल्सो कम अंडर द प्रिवेंटिव मेडिकेशन। अगर आप एयर पोल्यूशन को कम करते हो क्योंकि वही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो ये भी एक उसी में आएगा, ठीक है ना। देन चौथा प्रिवेंटिव में ही ऑथर ने कहा कि भैया स्क्रीनिंग मतलब कि ये मूवी की स्क्रीनिंग नहीं है। स्क्रीनिंग मतलब कि आप अपने टेस्टिंग प्रॉपर करो, टेस्ट कराओ, डायग्नोसिस कराओ, फुल बॉडी चेकअप्स कराओ, ताकि कोई अनडायग्नोस्ड डिसीज़ आपको ना हो रहे जो कि कोई अंदर विकृत रूप लेती रहे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन ऑथर ने कहा भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, स्पेशली जो एआई आ गया है, एआई को डायग्नोस्टिक्स में यूज़ करो। एआई से आप मॉडलिंग करके अपने डिसीज़ को भी टारगेट कर सकते हो, डायग्नोस्टिक्स में भी मदद ले सकते हो। एंड देन लास्ट ऑथर ने कहा है कि भाई गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए हैं उसको और अच्छा बजट दें, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब और बेटर जाए। प्रिवेंटिव मेडिकेशन की अवेयरनेस को स्कूल एजुकेशन में मिक्स करें। ये सारी चीज़ें ऑथर ने कही। ये सारे आर्टिकल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ठीक है ना। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है ये क्यों आया है मैं आपको बता दूं। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है विकीमीडिया फाउंडेशन को, जो कि विकीपीडिया हैंडल करती है, टू एडिट अंडू द एडिट्स मेड टू द विकीपीडिया पेज ऑफ एशियन न्यूज़ नेटवर्क। जो ANI न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग जो लिखा हुआ है विकीपीडिया में, उसको एडिट कर जो किए हैं उनको चेंजेस कर दो, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि आप हमको अपने एडिटर्स की जानकारी दो। अब ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है वही लिखा कि भाई विकीपीडिया का जो मॉडल है वो मॉडल ही नहीं समझा कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने नहीं समझा। ऑथर का कहना है कि भैया जो मॉडल है विकीपीडिया का वो ये है कि विकीपीडिया में एनोनिमस एडिटर्स रहते हैं, है ना।
ताकि उनकी आइडेंटिटी को थ्रेटन, उनकी एनोनिमिटी को थ्रेटन ना किया जा सके। अब वो एडिटर्स अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि बिना किसी को भी एडिटर बना दिया। दूसरा ऑथर ने कहा कि विकीपीडिया का काम ये नहीं कि वो नया कंटेंट लिखे किसी के बारे में, विकीपीडिया का काम है कि जो रेप्यूटेड साइट्स हैं वहाँ से कंटेंट की साइटिंग करे, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये कहा है। तो फिर उसके बाद ऑथर ने कहा कि भाई विकीपीडिया जैसे अगर आप फर्म्स को डराओगे, जैसे कि विकीपीडिया को डराया गया कि आपके ट्रांजैक्शंस इंडिया में बंद कर दिए जाएंगे, गवर्नमेंट आपको ब्लॉक कर देगा, इफ़ यू डोंट लाइक इंडिया प्लीज़ डोंट वर्क इन इंडिया, है ना। एंड विकीपीडिया की जो विकीमीडिया की अपील थी सेफ हार्बर की, वो भी रिजेक्ट कर दी कोर्ट ने। तो ऑथर ने कहा कि भाई ये जो चीज़ आपने की है ना, इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट मतलब वेरी गुड फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। विकीपीडिया जो है वो वॉलंटियर्स मेंटेन करते हैं एंड इट इज़ नॉट अ पब्लिशर ऑफ ओरिजिनल कंटेंट। ये ओरिजिनल कंटेंट पब्लिशर नहीं है, रादर इट समराइजेज द एग्जिस्टिंग सोर्सेज। जो मैंने आपको बताया, इट इज़ समराइजर ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्सेज, इट इज़ नॉट अ पब्लिशर ऑफ ओरिजिनल कंटेंट, है ना। रेप्यूटेबल जो सोर्सेज हैं उनको समराइज करता है एंड द प्लेटफॉर्म डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फैक्चुअल रिपोर्टिंग एंड ओपिनियंस, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा, ये भी कहा कि भैया जो प्लेटफॉर्म है वो फैक्चुअल रिपोर्टिंग के लिए बस नहीं है, फैक्चुअल रिपोर्टिंग प्लस ओपिनियंस दोनों हो सकते हैं। अब ऑथर ने वही कहा कि कोर्ट का कहना ये है कि ये चूंकि जो ANI पेज के बारे में लिखा गया था वो ओपिनियन बेस्ड था, फैक्ट बेस्ड नहीं था, तो जो फैक्ट और ओपिनियंस के बीच का नुआंस है उसको एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मिस कर रही है। एंड ऑथर ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट जो है वो उसके मॉडल को प्रॉपरली समझ नहीं पाई एंड मिसअंडरस्टूड करके विकीमीडिया के मॉडल को, विकीपीडिया के मॉडल को, क्योंकि विकीपीडिया का मॉडल डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, कोलैबोरेटिव नॉलेज शेयरिंग मॉडल है। और अगर आप इस तरीके से थ्रेटन करोगे फ्रीडम को, एनोनिमिटी को, तो ना वॉलंटियर काम करेंगे ना फिर उसमें कोई डेवलपमेंट होगा, तो मतलब ग्रोथ के लिए भी गलत है ये। एंड रूलिंग ऑल्सो हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग इंटॉलरेंस फॉर डिसेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। इंडिया में जो डिसेंट और डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए जो इंटॉलरेंस बढ़ रहा है उसको भी ये जजमेंट शोकेस करता है, ठीक है ना। एंड इट बट जो ये स्टेट का एक्शन है, इट रिस्क इरोडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स लाइक ऑफ द प्लेटफॉर्म्स लाइक विकीपीडिया, है ना। एंड कोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए था ऐसे कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म को, रादर देन मतलब पूरी तरीके से रिजेक्ट करने के। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, वाई वर द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग ओवर कांचा गच्चीबावली। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कांचा गच्चीबावली है ये तेलंगाना में 400 एकड़ का लैंड पैच है जिसको अभी गवर्नमेंट ऑक्शन कर रही थी, है ना। गवर्नमेंट वाज ऑक्शनिंग इट, ठीक है ना। एंड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। इसका सिंपल रीज़न मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट्स बिलीव दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ द हैदराबाद यूनिवर्सिटी। याद रखेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का हिस्सा है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात को रिजेक्ट करती है कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, बट याद रखिएगा कांचा गच्चीबावली जो है स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इट इज़ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और इसको मतलब वो किया गया है, डाइवर्ट किया गया है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तेलंगाना में ये गच्चीबावली, कांचा गच्चीबावली का 400 एकड़ का लैंड पैच है जिसको कि अभी ऑक्शन करने के लिए गवर्नमेंट उतर रही थी, बट नाउ द कोर्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व नाउ। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें, बट याद रखिएगा। कैप्चा क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ डिजिटल बॉर्डर बिटवीन ह्यूमंस एंड बॉट्स। थोड़ा सा फुल फॉर्म बता देता हूँ कैप्चा का, फिर देख लेना। कैप्चा का फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। फुल फॉर्म क्या है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। मतलब कि एक ऐसा ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट जो कि कंप्यूटर्स को ह्यूमंस यानी से कंप्यूटर्स और बॉट्स जो है उनको ह्यूमन से अलग किया जा सके, ठीक है। तो कैप्चा अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे पजल सॉल्व कर दिया, डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट दे दिया, इमेज रिकॉग्निशन दे दिया, जो कि प्रूव करेगी कि आप ह्यूमन है, बॉट नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी इवोल्यूशन भी हुआ कैप्चा का। अर्ली 2000 में डिस्टॉर्टेड कैरेक्टर से ये नंबर्स दिए जाते थे। 2009 में रीकैप्चा यूज़ होने लगा, ठीक है। देन 2014 में इनविजिबल रीकैप्चा जो गूगल ने किया था, है ना। आजकल तो AI का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैप्चा यूज़ कहाँ होता है, तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन में, ई कॉमर्स में, कॉमन सेक्शंस में, ऑनलाइन पोल सर्वेज में, अकाउंट रिकवरी टूल्स में, इन सब जगहों पे यूज़ किया था। तो बाकी चीज़ें आपको पता है, इसमें फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको सही बताऊँ तो वो आपने पता कर लिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है।
जिनके बारे में डिस्कस करना है। वांगचुक्स वीडियो हेल्प पाकिस्तान बीट वाटर क्राइसिस विद आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। तो ये आपको पता होगा सोनम वांगचुक जी का कंसेप्ट है आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने का, जिसमें वो पानी को मतलब जब 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर हो तो उसमें आइस स्तूपा के फॉर्म में इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको पाइप से कनेक्ट करके जब वो स्प्रिंग आती है तो उसको पानी का यूज़ करते हैं फॉर इरिगेशन एंड ऑल। तो ये देखो लिखा है आइस स्तूपा, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में ये कंसेप्ट चल रहा है। और ये कंसेप्ट किसका है? सोनम वांगचुक जी का, जो कि इंडिया में इंडियन साइड जो लद्दाख का साइड है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस तरह से एग्रीकल्चर और ये सब करवाने में मदद की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप याद रखेंगे। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लिविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।